हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री के एक और लेक्चर में, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे स्वदेशी आंदोलन और होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। आइए दोस्तों, लेक्चर प्रारंभ करते हैं। इस लेक्चर में हम प्रारंभ करेंगे बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया गया था। बंगाल, जो कि तत्कालीन समय में भारत के सबसे बड़े प्रांतों में से एक था, के अंतर्गत उस समय बंगाल, असम, उड़ीसा एवं बिहार का कुछ क्षेत्र शामिल था। चूंकि बंगाल एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था, इसीलिए प्रशासनिक स्तर पर अंग्रेजों के द्वारा ऐसा दावा किया जाता है कि वे उसका विभाजन करके उसके प्रशासन को सुचारू और बेहतर बनाना चाहते थे। इस बात को स्वयं इस बात से समझा जा सकता है कि 1874 में ब्रिटिश जो चीफ कमिश्नर थे प्रोविंस के, उन्होंने असम के गठन की बात बंगाल से पृथक करके की गई थी। लॉर्ड कर्जन, जो कि तत्कालीन वायसरॉय था, उसने भौगोलिक रीएडजस्टमेंट की जो मांग थी उसको स्वीकार किया, लेकिन उसके पीछे उसकी जो नियत थी वह बंगाल में उभरते राष्ट्रवाद का दमन करना और बंगाल के विभाजन के द्वारा जो बंगाली प्राइड था उसको कमजोर कर देना था। यह मूव बहुत ही सोच समझ के उसके द्वारा लिया जाना था और उसका मुख्य जो लक्ष्य था वह यही था कि किस प्रकार से जो वहां की एक शिक्षित मध्यम वर्ग जो निरंतर उदय हो रहा है, उसको किसी ना किसी प्रकार से उसकी आवाज को दबाया जा सके और साथ ही इस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इस क्रम में हम देखते हैं कि जो बंगाली समाज था उसने बहुत तेजी से पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण किया। अंग्रेजी शिक्षा के साथ उन्होंने एक सातत्य स्थापित किया और उनके अंतर्गत उभरे जो राष्ट्रवादी भावना थी, पेट्रियोटिक सेंटिमेंट थे, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट थे और साथ ही जो आध्यात्मिक अलख उस क्षेत्र में जगी, उसने साम्राज्यवादी शक्तियों को बहुत जल्दी चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। इससे साम्राज्यवादी शक्तियां भयभीत होने लगी और उन्होंने इस क्रम में निर्णायक एक्शन लेकर राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल के विभाजन का निश्चय किया। 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया और इस प्रकार से बंगाल, असम, उड़ीसा जैसे नए राज्यों का निर्माण इसके माध्यम से किया गया। जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है, हम देखते हैं कि 1903 में जब बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव लाया गया तो उसका विरोध होना बंगाल में प्रारंभ हो गया था। यद्यपि उसका ऑफिशियल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1905 में जाके हुआ। विभाजन की जो स्कीम थी उसने उसका विरोध प्रेस कैंपेन, पब्लिक मीटिंगों और सरकार को याचिकाओं के माध्यम से किया गया। कलकत्ता टाउन हॉल में इस संबंध में एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और अपने जो संताप था, अपनी जो इस पूरे कदम को लेकर उनका जो आलोचना थी, वह उनके द्वारा व्यक्त की गई। इस अभिव्यक्ति के इस पद्धति को से यद्यपि कोई बहुत बड़ा लाभ तत्कालीन समय में नहीं हुआ, परंतु बंगाल की जनता का असंतोष इस पूरे मामले में उभर के अवश्य सामने आ गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए नेतृत्व के द्वारा बंगाल में स्वदेशी को अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का नारा दिया गया, ताकि जनता को
बंगाल विभाजन के आंदोलन से जोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एकीकरण किया जा सके। यह विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आइडिया सर्वप्रथम के मित्र की संजीवनी पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जिसे टाउन हॉल में होने वाली बैठक के अंतर्गत प्रमुख नेतृत्व के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी आदि के द्वारा भी इस आंदोलन का समर्थन किया गया और साथ ही रक्षाबंधन, आराधन आदि ऐसी गतिविधियों को जिससे समाज को इस आंदोलन के साथ जोड़ा जा सके के लिए प्रस्ताव पारित करने का सुझाव दिया गया। स्वदेशी के लिए प्रयोग के लिए नागरिकों को प्रेरित किया गया और यह प्रयास किया गया कि स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं को किसी प्रकार राष्ट्रवादी भावना से जोड़ा जा सके। यहां पर या इस आंदोलन के अंतर्गत आत्मनिर्भरता का भाव राष्ट्रीयता के भाव के साथ एकीकृत कर दिया गया। आइए अब जानते हैं इस क्रम में प्रोमिनेंट स्वदेशी मूवमेंट के लीडर्स के बारे में। स्वदेशी मूवमेंट के लीडर प्रमुखता स्वदेशी आंदोलन में उदारवादी नेताओं से गर्मपंथी नेताओं के हाथों में आंदोलन का स्थानांतरण होता है। प्रारंभ में जहां उदारवादी नेताओं के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर तथा अन्य उदारवादी नेता प्रमुख थे, वहीं जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, आंदोलन की तीव्रता बढ़ती गई, उस आंदोलन को गर्मपंथी नेताओं के द्वारा, जो कि अधिक उग्र नीतियों को अपनाने के पक्षधर थे, ने नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। इस क्रम में बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं और जिन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, के द्वारा स्वराज आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन को महाराष्ट्र एवं उससे सटे हुए क्षेत्रों में शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव आदि के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया। साथ ही मराठा और केसरी जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं में अपने विचारों को व्यक्त करके बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन के संबंध में एक बड़ी व्यापक मात्रा में जागृति लाने और जनता को जागरूक करने का कार्य भी किया। जहां बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र एवं उससे सटे क्षेत्रों में इस आंदोलन को लोकप्रिय बना रहे थे, वहीं लाला लाजपत राय पंजाब क्षेत्र में इस आंदोलन को लेकर अत्यंत ही मुखरता के साथ कार्रवाइयां कर रहे थे। उसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही पंजाब क्षेत्र में भी यह आंदोलन बहुत लोकप्रिय हो गया। लाला लाजपत राय के साथ बिपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल के एक उग्रवादी नेता थे, ने स्वदेशी आंदोलन में एक मुख्य भूमिका निभाई। उनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन को संघर्ष के माध्यम से बंगाल विभाजन को रोकने और स्वदेशी को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास किया गया। लाल बाल पाल की तिकड़ी के अथक प्रयासों की वजह से यह आंदोलन शीघ्र ही संपूर्ण भारतवर्ष में लोकप्रियता प्राप्त करने लगा। परंतु जब अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया तो यह आंदोलन धीरे धीरे शिथिल हुआ, लेकिन इस आंदोलन ने प्रथम बार भारतीयों को अनुनय विनय की पद्धति के अतिरिक्त संघर्ष से जुड़े माध्यमों को अपनाने, उन माध्यमों से सफलता प्राप्त करने और साथ ही बहिष्कार, जनता को जोड़ने के लिए समितियों का उपयोग, शिक्षा केंद्रों को विरोध एवं संघर्ष की नीति के साथ जोड़ना, साथ ही किस प्रकार से आर्थिक राष्ट्रवाद एक बृहद राष्ट्रवाद के बीज को जन्म दे सकता है, आर्थिक राष्ट्रवाद का बीज कैसे एक बृहद राष्ट्रवाद को जन्म दे सकता है, इस बात को भी स्वदेशी आंदोलन ने निश्चित करने का कार्य किया। अन्य नेताओं में अरविंदो घोष एक प्रमुख नेता थे। उदारवादी नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनकी हमने चर्चा करी, उनके द्वारा इस आंदोलन को प्रारंभ में नेतृत्व दिया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि कलकत्ता के निवासी थे और 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था।
इनके द्वारा प्रारंभ से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिकाओं का निर्वाह किया गया और यह एक प्रोमिनेंट भारतीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। इनके द्वारा इंडियन सिविल सर्विस को क्रैक किया गया था। उसके बाद यह पूरी तरीके से राष्ट्र सेवा के भीतर समर्पित होते चले गए। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया 1876 ईस्वी में, जिसमें आनंद मोहन बोस इनके प्रमुख सहायक थे। 1879 ईस्वी में बंगाली पत्रिका का इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वे पहले व्यक्ति थे जिनको कोर्ट की अवमानना, साथ ही एक पत्रकार के रूप में कोर्ट की अवमानना के लिए गिरफ्तार किया गया। बनर्जी स्वदेशी आंदोलन के बहुत कट्टर समर्थक थे, लेकिन आगे जाके मतभेदों के चलते, क्योंकि वह मुख्य रूप से उदारवादी विचार के ही पक्षधर थे, वह स्वदेशी में किसी भी प्रकार के उग्रवाद के या संघर्ष जैसी कठोर कार्रवाइयों का पक्षधर नहीं थे। उन्हें समय के साथ अपने रास्तों को पृथक कर लिया। इसके लिए अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति भी जिम्मेदार थी, जिसमें उन्होंने मिंटो मार्ले सुधारों के माध्यम से कांग्रेस में फूट डलवाने का काम किया था। रविंद्रनाथ टैगोर यद्यपि एक नेता के नेतृत्वकर्ता के अतिरिक्त रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक एवं आध्यात्मिक जगत में भी भारत की एक प्रमुख हस्ती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई को 1861 ईस्वी में हुआ था, वह बंगाल की एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से प्रभावशाली परिवार के सदस्य थे। इनके द्वारा भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और अमर सोनार बांग्ला, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, को की रचना की गई थी। इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करी और सबसे महत्वपूर्ण, उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रथम बार उन्होंने लर्निंग अप्रोच में परिवर्तन लाने का प्रयास किया और उसे अधिक रचनात्मक एवं प्रकृति से जोड़कर मानव के द्वारा ग्रहण करने की पहल की, जो कि वर्तमान में भी हम विभिन्न मॉडलों के स्कूलों में देखते हैं। यद्यपि प्रारंभ में वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और वह स्वदेशी को एक मतलब स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी को एकमात्र प्रेरक के रूप में नहीं देखते थे, लेकिन उनके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी उन्होंने त्याग दी थी। तो इस प्रकार से जो टैगोर थे वह न केवल अपने भारत के लिए एक बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिन्होंने वही प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्यिक उपलब्धि के लिए उन्हें गीतांजलि में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। टैगोर का यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का आइडिया संपूर्ण भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत एक प्रमुख आदर्शवादी विचारों के अंतर्गत सम्मिलित और स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वह केवल एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व ही नहीं थे, वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बहुत ख्याति विद्यमान थी। आइए अब जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में प्रारंभ हुआ और मुख्य रूप से इस आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। इस आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक प्रचलित, प्रचारित, प्रसारित करना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना शामिल था। स्वदेशी से अर्थ लोकल वस्तुओं का प्रयोग करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, राष्ट्रवाद से जुड़े गौरव को
बढ़ा चढ़ा के राष्ट्रवादी गौरव को प्रस्तुत करना और साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता के मार्ग को अपनाना था। जब ये विभाजन प्रभावी हुआ, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को, तो जनता के द्वारा इसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास आदि के द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर लोकप्रिय बनाने का काम किया गया। यानी कि यह आंदोलन न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। यानी कि ये केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। अन्य नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में थे, जिन्होंने मुखरता के साथ इस कृत्य की निंदा, लॉर्ड कर्जन की आलोचना और बंगाल विभाजन को वापस लेने की मांग की थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन में भी उदारवादी और गर्मपंथी नेताओं के बीच शीघ्र ही मतभेद उभरने लगे। जहां उदारवादी नेता संवैधानिक माध्यमों से ही बंगाल विभाजन का विरोध करना चाहते थे, वहीं गर्मपंथी नेताओं का मानना था कि बंगाल विभाजन के लिए उन्हें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं संघर्ष के मार्ग को अपनाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे में गर्म दलीय नेता जैसे तिलक, अरविंदो घोष आदि ने सुशासन को लक्ष्य मानते हुए स्वदेशी आंदोलन को गतिशील रखने का कार्य किया। इसी के वजह से आगे हम देखते हैं सूरत स्प्लिट या सूरत में विभाजन की घटना घटित हुई, जिसमें कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, गर्म दलीय कांग्रेस एवं नरम दलीय कांग्रेस। आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से जो आंदोलन था उसमें मॉडरेट्स प्रभावी हो गए, मॉडरेट्स अप्रभावी हो गए एवं एक्सट्रीमिस्ट अधिक प्रभावी सिद्ध हुए? तो जब अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं तो ये सामने आता है कि जो मॉडरेट लीडरशिप है उसके द्वारा जो मार्ग अपनाया जा रहा था उस मार्ग से जनता भी असंतुष्ट थी। अरविंदो घोष जैसे नेताओं ने ब्रिटिश प्रशासन की समस्याओं को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और उनसे किसी भी प्रकार से राजनीतिक संबद्धता के विचार रखने के विचार को खारिज करने का काम किया था। उनका मानना था कि हमें किसी भी प्रकार से ब्रिटिश चर्च के साथ कोई संबंध, चाहे वह आर्थिक हो चाहे वह राजनीतिक हो, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तभी हम उन पर दबाव बना सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट नेताओं के द्वारा इसके लिए पत्र पत्रिकाओं का माध्यम अपनाया गया, जैसे न्यू इंडिया जो कि विपिन चंद्र पाल के द्वारा प्रकाशित किया गया, वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा किया गया, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा प्रकाशित किया गया, युगांतर जो कि भूपेंद्र दत्त के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पत्र पत्रिकाओं की एक बड़ी संख्या स्वदेशी आंदोलन की लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य कर रही थी और उसी का परिणाम था कि बहुत शीघ्र बंगाल, न केवल बंगाल बल्कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन बहुत तेजी से फैला। इस आंदोलनों में गर्म दल के नेताओं के द्वारा सुशासन की मांग की गई और सुशासन के साथ ही उन्होंने विभिन्न ऐसी नीतियां अपनाई जिससे कि शीघ्र उन्हें स्वराज की प्राप्ति हो सके। अब हम चर्चा करेंगे आखिर वे कौन सी नीतियां और रणनीतियां थी जिनको स्वदेशी आंदोलन के समय में अपनाया गया। जहां मॉडरेट्स के द्वारा हम जानते हैं कि अनुनय विनय की नीति अपनाई जाती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आवेदन प्रत्यावेदन की नीति थी वो अपनाई जाती थी, संवैधानिक मार्ग अपनाए जाते थे। वहीं गर्मपंथी नेताओं ने ऐसे मार्ग अपनाए जो कि संघर्ष के मार्ग हुआ करते थे। कार्लाइल सर्कुलर जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, इस सर्कुलर को जारी करके शिक्षा ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी थे उनको चेतावनी दी गई थी कि वे अगर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, छात्रवृत्तियां प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का संस्थागत सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें स्वदेशी आंदोलन से दूरी बनानी होगी।
इस सर्कुलर के बाद बहुत तेजी से असंतोष फैला, छात्रों में क्षोभ बढ़ा और उनके द्वारा स्कूल एवं कॉलेजों का बॉयकॉट या बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया गया। जब ये बहिष्कार बहुत ज्यादा संख्या में होने लगे, तब बंगाली अ, अभिजन समूह में इस बात की मांग हुई एवं आंदोलनकर्ताओं ने भी इस बात की मांग की कि हमें एक समानांतर शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए। जब समानांतर विकसित शिक्षा प्रणाली विकसित की गई तो उसके अंतर्गत बंगाल तकनीकी संस्था, बंगाल नेशनल कॉलेज एवं स्कूल, जिसके अरविंदो घोष प्रिंसिपल थे, आदि प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के स्कूलों की स्थापना की गई, जिससे कि विद्यार्थियों एवं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, वह उनका जीवन जो है वह बाधित ना हो, उनका जो करियर है वो उसमें विघ्न ना आए। और इसी क्रम में जो उद्योग है, उनमें नए ऐसे उद्योगों की स्थापना की गई जिनके मालिकाना हक या जिनका जो स्वामित्व है वह भारतीयों के हाथों में हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि बंगाल केमिकल, बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल, मोहिनी मिल, नेशनल टेनरी आदि की स्थापना की गई है। इन उद्योगों के द्वारा न केवल उद्यमिता में भारतीय उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया गया, बल्कि इन उद्योगों के द्वारा शिक्षा एवं शिल्पकारिता जैसे क्षेत्रों को भी प्रभावित करने और किसी क्षेत्र को गति प्रदान करने का कार्य किया गया। साथ ही इस क्षेत्र में बंगाल के अंतर्गत इसी समय में विभिन्न समितियां की स्थापना की गई। इन समितियों में प्रमुख समितियों में स्वदेश बांधव समिति, व्रती समिति, अनुशीलन समिति आदि समितियां थी। ये समितियां स्वदेशी को प्रोत्साहित करती थी, बहिष्कार को के लिए यानी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए जनता को प्रेरित करती थी, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करती थी। अकाल, महामारी आदि में आदि के लिए उनको फिजिकल और मोरल ट्रेनिंग प्रदान की जाती थी। अगर इन समितियों की विचारधारा की बात की जाए तो मुख्य रूप से ये तटस्थ धार्मिक रूप से तटस्थ संस्थाएं थी और इन्होंने आधुनिक स्तर पे राजनीति, सामाजिक सुधार और राजनीतिक अतिवादिता जैसे जो विचार थे उनको अपनाया हुआ था। सोशल रिफॉर्मिस्ट क्रीड ऑफ कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन की जो पीछे विचार था उसको इन्होंने अपनाया हुआ था और यह आत्मनिर्भरता और स्वयं सेवा को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ा के को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहते थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन के अंतर्गत, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत व्यापक स्तर पर न केवल आंदोलन हुआ, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में सामाजिक एकजुटता बढ़ाने और समाज को गति प्रदान करने का कार्य इस आंदोलन ने किया था। जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अगर हम जन भागीदारी की बात करते हैं तो इस आंदोलन में उग्रवादी एवं उदारवादी दोनों ही के द्वारा बड़ी संख्या में भागीदारी की गई। यही कारण है कि इस आंदोलन में जो सार्वजनिक बैठकें हुई उनमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुआ करते थे। बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस, मार्च और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाते थे और नए नए नवाचारी पद्धतियों के माध्यम से विद्रोह विरोध प्रदर्शनों को नेतृत्व प्रदान किया जाता था। स्वदेशी और सुशासन, यह इस आंदोलन के प्रमुख नारे थे। आंदोलन का बंगाल की जनता के द्वारा एकता के माध्यम से समर्थन दिया गया और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करने का काम किया गया। यह आंदोलन जो है बंबई, मद्रास और उत्तरी भारत में बहुत अधिक तेजी से लोकप्रिय हुआ और बड़ी संख्या में विदेशी वस्तुओं की होली इस आंदोलन के अंतर्गत जलाई गई। स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में
बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए अब जानते हैं इसके प्रभाव एवं परिणाम के बारे में। सबसे पहले इस आंदोलन ने भारतीय उद्यमों को एक नई ऊर्जा एवं संजीवनी प्रदान करने का काम किया। कॉटेज इंडस्ट्री हो, शिल्प कार्य से जुड़े हुए उद्योग हो, टेक्सटाइल यानी वस्त्रों से जुड़े उद्योग, साबुन उद्योग, माचिस उद्योग तथा अन्य दैनिक उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं आदि को इस आंदोलन में ऐसी वस्तुओं की तेजी से मांग बढ़ी और नए नए उद्योगों की स्थापना इस क्रम में होने लगी। स्वदेशी इकाइयों की स्थापना से भारतीय उद्यमियों को भी लाभ हुआ और भारतीय भारतीयों की उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी कौशल सामने आया एवं उसमें निखार भी आने लगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर एक गौरव की भावना, जिसमें अपने उत्पाद को लेकर विश्वास का बढ़ना, उस पे भरोसा जताया जाना एवं धीरे धीरे जो शिल्पकारिता है, हस्तशिल्प में निखार है, वह भी इस आंदोलन की वजह से आने लगा। शीघ्र ही इस आंदोलन में जैसा हम जानते हैं कि स्टूडेंट थे, महिला थे, कृषक थे, शिल्पकार थे, मध्यम वर्ग थे आदि के द्वारा बड़ी संख्या में भागीदारी की गई और ये आंदोलन न केवल शहरी स्तर पर बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय नेतृत्वकर्ताओं के लिए आने वाले आंदोलनों की नींव तैयार करने का काम किया। इस आंदोलन का ही प्रभाव था कि जनता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से होने वाले आर्थिक प्रभाव एवं उसके राजनीतिक प्रभाव से पहले से ही अच्छी तरह परिचित थी। इसीलिए जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में बहिष्कार की मांग करी एवं आह्वान किया, तो बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई एवं उनका बहिष्कार किया गया। यह स्वदेशी आंदोलन था जिसने प्रथम बार राष्ट्रव्यापी स्तर पर राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरित किया। लाखों भारतीयों ने इस आंदोलन में भागीदारी की और न केवल जो लोग भारत में रहते थे बल्कि भारत के बाहर भी निवास करने वाले लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भागीदारी करने का काम किया था। इस आंदोलन के पश्चात ही जो सार्वजनिक एक्टिविज्म था वह काफी लोकप्रिय हुआ और यह आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल सिद्ध हुआ। अंत में हम देखते हैं कि जो बंगाल विभाजन था उसको तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा वापस लिया गया और उस समय जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड हॉर्डिंगे थे और जब ये वापस लिया गया उसके बाद हम देखते हैं कि उसको दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया और इस प्रकार से जो बंगाल की जनता है उनके द्वारा की गई कार्रवाई एवं उनके द्वारा इस आंदोलन में दी गई आहुति सफल सिद्ध हुई। तो ये था स्वदेशी आंदोलन। अब हम करते हैं एक बार उसका मूल्यांकन कि आखिर स्वदेशी आंदोलन जो था उसके क्या प्रभाव सिद्ध हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। तो एक हम देख रहे हैं कि एक ये संगठित राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से अनुनय एवं जो प्रार्थना और अनुनय की जो नीति थी उसको त्याग दिया गया और उसके स्थान पे संघर्ष एवं विरोध की जो राजनीति थी वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग बनी। इससे पहले कभी भी सुशासन को भारतीय राजनीति आंदोलन का अंग नहीं बनाया गया था। इस आंदोलन में प्रथम बार सुशासन को लक्ष्य रखा गया और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी संघर्ष के माध्यमों को अपनाने का प्रण किया गया। सक्रिय प्रतिरोध एवं सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश
अथॉरिटी को इस आंदोलन ने चुनौती देने का कार्य किया। तो यदि हम इस आंदोलन का मूल्यांकन करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन एक बहुत प्रारंभिक चरण का सबसे प्रभावी आंदोलन है, जिसमें सभी वर्गों के द्वारा भागीदारी की गई। आंदोलन की जो पद्धतियां थी वे नवाचारी थी। आंदोलन बहुत तेजी से भारतीय नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा न केवल बंगाल में बल्कि बंगाल के बाहर भी लोकप्रिय बनाया गया। उससे पूर्व अधिकांश आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में ही कार्य किया करते थे, लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन ही था जिसने इस जिंक्स को तोड़कर राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन की वृत्ति को, आंदोलन की एक प्रवृत्ति को विकसित किया, जो कि हम असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिसको हम पूर्ण होते देखते हैं। तो इस प्रकार से ये था स्वदेशी आंदोलन। अब चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक और प्रमुख आंदोलन के बारे में, जो कि है होम रूल लीग से जुड़ा हुआ। होम रूल लीग, होम रूल लीग या सुशासन की मांग को लेकर ये होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के स्थापनाकर्ता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक जब पुनः सक्रिय हुए, अपने कारावास के पश्चात पुनः सक्रिय हुए, तो उसके बाद उन्होंने दो प्रमुख कार्य किए। एक तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में के विभाजन को समाप्त करना, जिसमें एनी बेसेंट ने भी एक प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरा, होम रूल आंदोलन का प्रारंभ करना। होम रूल आंदोलन 1916 से 1918 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर भारत में संचालित किया गया। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य सुशासन की प्राप्ति करना था और भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का अंग बनाना था। भारतीय नेता जो कि ब्रिटेन के जो कि तत्कालीन प्रथम वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन से विभिन्न मुद्दों पर असहमत थे, ने इस आंदोलन के लिए प्रथम विश्व युद्ध को एक अवसर के समान बताया। मुख्य रूप से यह आंदोलन एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों का एक सार्थक पहल था। दिसंबर 1915 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ, तो एनी बेसेंट ने उस सेशन में बहुत अधिक प्रभाव डालने का काम किया और यही कारण था कि जो गर्मपंथी थे और उदारवादी थे, उनको भी एक मंच पे ला सकें, जो कि हम 1916 में देखते हैं लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत कि कांग्रेस की जो फूट थी उसको दूर किया जा सका और कांग्रेस को पुनः एकीकरण हो सका। अब यहां पर हम देखते हैं कि 1915 में ही एनी बेसेंट के द्वारा सुशासन की मांग करना प्रारंभ किया गया था और उन्होंने यह तर्क दिया कि जो भारतीय अन्य ब्रिटिश उपनिवेश हैं, उनमें भी सुशासन का जो अधिकार है प्रदान किया हुआ है। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्रों, बैठकों एवं कॉन्फ्रेंसेस को आधार बनाया और अपने विचार को अधिक से अधिक प्रसारित करने का काम किया। इस पूरी पहल में उन्हें तिलक का समर्थन प्राप्त हुआ, जो कि 1915 से ही एनी बेसेंट के साथ थे। एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग का प्रपोजल कांग्रेस को दिया गया, वह यद्यपि कांग्रेस के अंतर्गत स्वीकार नहीं हुआ। यही कारण है कि जो होम रूल लीग आंदोलन है वह कांग्रेस से बाहर एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। तिलक और बेसेंट इन दोनों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में होम रूल आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया गया। इसके लिए 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की जो प्रथम बैठक
तिलक के द्वारा गठित होम रूल लीग की प्रथम बैठक बेलगांव में आयोजित की गई थी और उसका हेडक्वार्टर पूना यानी वर्तमान पुणे में स्थापित किया गया। तिलक की जो लीग थी वह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केंद्र प्रांत और बरार में अपना कार्य करेगी ऐसा तय किया गया था। बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसका कार्य क्षेत्र तिलक के अतिरिक्त जो क्षेत्र बचा था उस संपूर्ण क्षेत्र में एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसे कार्य करना था। होम रूल लीग जो स्थापित की गई वह मद्रास में की गई और उसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा इस होम रूल लीग की 200 शाखाएं पूरे भारतवर्ष में स्थापित की गई थी, यानी कि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी इसकी 200 शाखाएं पूरे भारतवर्ष में स्थापित की गई थी। वहीं जो संस्थागत स्तर पे अगर हम बात करें तो संगठनात्मक स्तर पे तिलक की तुलना में एनी बेसेंट का की होम रूल एक ढीला ढाला संघ थी जिसके सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे। अन्य योगदानकर्ताओं में बी.डब्ल्यू. बाडिया और सी.पी. रामास्वामी अय्यर ने इस लीग के गठन और उसके संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। मेथड यानी कि कौन सी ऐसी पद्धतियां अपनाई गई जिनके माध्यम से होम रूल लीग ने कार्य करने का प्रारंभ किया। होम रूल लीग अभियान चलाने का काम किया करती थी, साथ ही सुशासन और सामान्य जनता के बीच में जो होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट है उसको फेमस और अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित किया जा सके यह उसका प्रयास रहता था। कैंपेन की जो ब्रॉडर अपील थी वह अधिक से अधिक जनता को लामबंद करने और जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे गुजरात और सिंध के उसमें उसको लोकप्रिय बनाने की थी। इस क्रम में 1916 में जो रशियन क्रांति हुई उसने भी इन नेताओं को प्रेरित किया कि वे होम रूल लीग के आंदोलन को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें ताकि ब्रिटिशर्स तक होम रूल लीग की मांग पहुंच सके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी वह समाजवाद से डरी हुई थी और समाजवाद पर अधिक से अधिक अंकुश लगाना चाहती थी। होम रूल लीग में भागीदारी करने वाले अन्य नेताओं में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, के मुंशी आदि नेता थे जिन्होंने होम रूल आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया एवं उसको ज्वाइन करके यानी कि उसमें भागीदारी करने का काम किया। अन्य उदारवादी नेताओं में गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी थी जिसमें उनके द्वारा होम रूल आंदोलन में भागीदारी की गई। इस प्रकार से ये होम रूल लीग आंदोलन एक समय पे बहुत तेजी से उभर के आया और उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के लिए एक नींव तैयार करने का काम किया। सिग्निफिकेंस आखिर इस आंदोलन का महत्व क्या रहा। सबसे पहले इस आंदोलन में भागीदारी करने वाले कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने का काम किया और इसके कुल सदस्यों की संख्या 40,000 थी। बहुत सारे मेंबर ने बाद में कांग्रेस या मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। यही कारण था कि कांग्रेस को बहुत शीघ्र ही एक अच्छे कार्यकर्ता बेस की प्राप्ति हो गई जिसका लाभ बाद में हमें असहयोग आंदोलन में देखने को मिलता है। इस आंदोलन ने राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य भी किया। तो यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन सिद्ध हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सहयोग की दृष्टि से। सीमाएं सबसे प्रमुख इसकी बहुत सारी सीमाएं थी जैसे कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। दूसरा, सांप्रदायिक दंगों के समय होम रूल लीग जो था उसका कोई स्पष्ट ढांचा नहीं था। सांप्रदायिक दंगों में उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या उसके कार्यकर्ताओं को रोल मिलना चाहिए, इन सब भूमिकाओं को तय नहीं किया गया था। यही कारण है कि कई बार ऐसे अवसर आए जब होम रूल लीग के कार्यकर्ता थे वह यह तय नहीं कर पाए कि आखिर में उनका लक्ष्य जो है वह क्या है और जब सामाजिक ताने बाने को
चुनौतियां मिलती हैं तो उस समय उनके द्वारा क्या कार्य किए जाने चाहिए। दूसरा तीसरा कि जब 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, उसके पश्चात एनी बेसेंट ने उस आंदोलन को शिथिल करने की घोषणा जारी कर दी। यह घोषणा इतनी अचानक थी कि जो भी सदस्य एनी बेसेंट की होम रूल लीग से जुड़े हुए थे वे हक्के बक्के रह गए एवं वे ये समझने में असमर्थ हो गए कि अब उनका आगामी योजना क्या होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से जो नेतृत्व की जो भूमिका थी वह बहुत ही अस्पष्ट थी एवं एनी बेसेंट एक सार्थक और स्थिर नेतृत्व देने में सफल सिद्ध नहीं हो पाई थी। वहीं एक्सट्रीमिस्ट की जो पेसिव रेसिस्टेंस की का प्रयास था या एक संघर्ष का मार्ग अपनाने की जो आह्वान था, उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो मॉडरेट लोग थे उन्होंने इसमें भागीदारी नहीं की। मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार की घोषणा होते ही होम रूल लीग आंदोलन कमजोर हो गया, जैसे कि हमने चर्चा की है। और साथ ही जो तिलक थे वे बीच में ही होम रूल लीग आंदोलन को छोड़कर लंदन चले गए, जिसकी वजह से होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और तिलक दोनों का ही कमजोर पड़ता चला गया। आगे जाके इस आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को और इस आंदोलन की जो संस्थागत टूल थे वह गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन के भीतर इस्तेमाल किए। तो इस प्रकार से यह आंदोलन अपनी लक्ष्य को की परिणति को प्राप्त करने में यद्यपि असफल सिद्ध हुआ, परंतु भविष्य के लिए नींव तैयार करने में यह आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन के पश्चात चाहे स्वदेशी आंदोलन रहा हो या होम रूल लीग आंदोलन, सभी आंदोलनों दोनों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई गई और उनका ही प्रभाव था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो चिंगारी थी वह दावानल के रूप में पूरे भारतवर्ष में फैलती चली गई। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।